दोस्तों नमस्कार, मैं हेमेंद्र वैष्णव फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा के अंतर्गत हम बात कर रहे थे प्रेरक। प्रेरक की मैंने आपके लिए डेफिनेशन बताई कि वह ये क्या है, एक व्यापक शब्द है। प्रेरक क्या है, एक व्यापक शब्द है। ठीक, और इस व्यापक शब्द के अंतर्गत हम किसकी बात करते हैं कि वे शब्द जैसे चालक हो गया, ठीक है, कोई तनाव हो गया, प्रोत्साहन हो गया, तो इत्यादि जितने भी शब्द हैं वो हमारे शरीर को कार्य करने के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। तो क्या कहलाता है, हमारा प्रेरक कहलाता है। ठीक, तो हम बात करते हैं प्रेरक के प्रकारों के बारे में। प्रेरक के प्रकार कौन कौन से होते हैं कि प्रेरक दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारा प्राथमिक प्रेरक, और दूसरा होता है द्वितीयक प्रेरक। ठीक है, प्रेरक कह लो या अभिप्रेरक कह लो। ठीक, तो प्राथमिक प्रेरक के बारे में हम जानना चाहेंगे, प्राथमिक प्रेरक होता क्या है। ठीक, तो देखें प्राथमिक प्रेरक की डेफिनेशन क्या होती है। प्राथमिक प्रेरक कि ऐसा प्रेरक जो अनिवार्य आवश्यकताओं से संबंधित हो। किनसे संबंधित, अनिवार्य आवश्यकताओं से संबंधित हो। से संबंधित हो। ठीक है, अब अनिवार्य आवश्यकता कौन कौन सी हो गई, भूख हो गई, प्यास हो गई, नींद हो गई, काम हो गई, मलमूत्र त्याग हो गया, विश्राम हो गया, जितने भी हमारे नित्य कर्म होते हैं, ठीक है, जिनको करना बहुत अति आवश्यक होता है, वो क्या होती है, हमारी अनिवार्य आवश्यकताएं होती हैं। ठीक, तो इसके अंतर्गत हम जाने कि जो प्राथमिक प्रेरक है, ठीक है, इन प्राथमिक प्रेरकों को जो मैस्लो है, जो अभी आया था मैस्लो ने इस प्राथमिक प्रेरक को क्या कहा है, ये इसका नाम दूसरा देता है। मैस्लो के अनुसार इसका जो नाम है प्राथमिक प्रेरक को क्या कहता है, वो जन्मजात प्रेरक है। यानी ये जन्म से ही क्या होते हैं, एक बालक या व्यक्ति के अंदर विद्यमान रहते हैं। तो मैस्लो इनको क्या कहता है, जन्मजात प्रेरक कहता है। दूसरा थॉमसन इन प्राथमिक प्रेरक को एक नाम देता है, और वो थॉमसन ने जो नाम दिया है वो क्या है, थॉमसन के अनुसार ये स्वाभाविक प्रेरक होते हैं। क्या नाम है इनका, स्वाभाविक, जो आदमी के किससे, स्वभाव से, या नेचुरलिटी। क्या हो गया, नेचुरल। तो मैस्लो इनको क्या कहता है, जन्मजात प्रेरक कहता है। थॉमसन क्या कहता है, इनको स्वाभाविक प्रेरक कहता है। और एक व्यक्ति और है गैरेट ने इन्हें जैविक प्रेरक कहा है। क्या कहा है गैरेट ने इन्हें, जैविक प्रेरक। गैरेट इनको क्या कहता है, जैविक प्रेरक कहता है। तो ये चीज ध्यान में रखना कि प्राथमिक प्रेरक किन्हें कहते हैं, ऐसा प्रेरक जो अनिवार्य आवश्यकताओं से क्या हो, संबंधित हो। और मैस्लो इनको क्या कहता है, जन्मजात प्रेरक, और थॉमसन को क्या कहता है, स्वाभाविक प्रेरक कहता है, और गैरेट इनको क्या कहता है, जैविक प्रेरक कहता है। तो बात करते हैं कि ये तुम जो भी प्राथमिक प्रेरक है, हम एक एक प्राथमिक प्रेरक के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करें कि भाई भूख क्यों लगती है, नींद क्यों आती है, ठीक है, और प्यास क्यों लगती है, क्या कारण हो सकते हैं उनके। तो एक एक के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। जो पहला प्रेरक है अपना भूख, ठीक है, कि भाई भूख क्यों लगती है, भूख लगने का कारण क्या हो सकता है। ठीक, शरीर में देखो एक चीज है कि शरीर में जैसे आमाशय में मांसपेशियों में संकुचन होने लगता है। आमाशय में क्या होता है, और ये बात कौन कहता है, केनन व बासबर्न। केनन व
बाशमन एक बात कहते हैं, शरीर में आमाशय के अंतर्गत आमाशय में मांसपेशियों के संकुचन, मांसपेशियों के संकुचन के कारण क्या होता है, हमें भूख लगती है। क्या लगती है? भूख लगती है। या फिर दूसरा एक रीजन है इन्हीं के अनुसार ही, कि एक तो बता दिया इन्होंने क्या, शरीर में मांसपेशियों में, आमाशय में मांसपेशियां होती है, मांसपेशियों में क्या होने लगता है, एक संकुचन होने लगता है। हमारे पेट में क्या लगता है, यानी एक तरह से आंतरिक क्रियाएं होने लगती है, उनके कारण एक ये मांसपेशियां जो संकुचन करेंगी तो हमें क्या लगेगी, भूख लगेगी। या शरीर में चीनी की मात्रा कम होने के कारण, शरीर में चीनी की कमी के कारण, किसी कमी के कारण, शरीर में चीनी की कमी के कारण, क्या लगती है, भूख लगती है। ठीक है, अब ये एक चीज होती है कि माना कि भूख, तो ये तो क्या कारण हो गया, मांसपेशियों में संकुचन और शरीर में चीनी की कमी के कारण। यदि बॉडी में चीनी की कमी है, यानी एक तरह मीठे की कमी है, तो क्या हो जाएगा, या फिर मैं कहूं दूसरी बात, चीनी की कमी है, लो शुगर लेवल, यानी लो शुगर लेवल जब हो जाता है तो हमारे लिए क्या हो जाते हैं, शरीर में क्या होता है, भूख लगने लगती है, जिसे एक नाम से जाना जाता है, इस लो शुगर बीमारी हो जाती है हाइपोग्लाइसेमिया। यानी शरीर में लो शुगर लेवल जब हो जाएगा तो कौन सी बीमारी ग्रसित हो जाएगी, हाइपोग्लाइसेमिया बीमारी हो जाएगी। ठीक है, उसके कारण क्या होता है, अपने को भूख लगने लगती है, और इसके कारण ही तीव्र भूख लगने लगती है। क्या होता है, व्यक्ति को तीव्र भूख लगती है, यानी बहुत ज्यादा भूख लगती है। किसके कारण, हाइपोग्लाइसेमिया के कारण लगती है। ठीक, यानी एक तरीके से भूख बहुत क्या लगती है, ज्यादा लगती है। ठीक, तो बात आई समझ में, आमाशय मांसपेशियों में क्या हो गया, संकुचन हो गया, संकुचन कारण क्या लगी, हमें भूख लगी। ठीक, उसका दूसरा रीजन भी है कि ये क्या बताते हैं, कैनेनोबासमन, शरीर में चीनी की कमी के कारण भी क्या होता है, लो शुगर लेवल हो जाता है। एक कहने का चीनी की कमी क्या हो गया, लो शुगर लेवल हो गया, तो उसके कारण जो बीमारी हुई वो कौन सी, हाइपोग्लाइसेमिया हो गई। ठीक है, इस हाइपोग्लाइसेमिया के कारण क्या लगती है, भूख तीव्र और ज्यादा लगने लगती है। ठीक, एक रीजन और आता है कि लगातार भूख लगने का कारण क्या है, लगातार भूख लगने के कारण। ठीक है, इसके कारण भी एक हमें प्रॉब्लम होती है जिसको नाम से जाना जाता है, जैसे हाइपोथायराइडिज्म। क्या कहते हैं उसको, हाइपोथायराइडिज्म। क्या हो जाता है, हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। यदि लगातार किसी व्यक्ति को भूख लग रही है तो उसे क्या रोग हो सकता है, कोई बीमारी, कौन सी, हाइपोथायराइडिज्म, जो कि यदि शरीर में किसी प्रकार के हार्मोन की कमी है, ठीक है, उस हार्मोन की पूर्ति के करने के लिए हमें कौन से रोग से ग्रसित हो जाएंगे, हाइपोथायराइड, और उसके कारण हमें क्या लगने लगेगी, लगातार भूख। यानी लगातार भूख का मतलब क्या हो गया, आपने खाना खा लिया, ठीक है, उस खाना खाने के बाद भी हमें क्या लगती है, भूख लगने लगती है, तो इसका मतलब आप किस रोग से ग्रसित हो, हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है, हार्मोन की कमी के कारण। ठीक है, तो हमें क्या लगने लगती है, हार्मोन की जब कमी हो जाती है, लगातार भूख लगने लगती है, और हम किस रोग से, कौन सा रोग हो जाता है, वो हाइपोथायराइड बीमारी हो जाती है। और लो शुगर लेवल के कारण कौन सी होती है, हाइपोग्लाइसेमिया। ठीक है, ध्यान रखना कि मैंने प्रेरक के अंतर्गत भूख वाला इस तरह की चीजें क्यों बताई, कि नेक्स्ट रीड के पेपर को देखना, आपको इस तरह के क्वेश्चन बहुत मिले हुए हैं जो कि ना तो हमारी सहायकों की बुकों में दे रखे हैं कहीं पे भी। ठीक है, आप एनसीईआरटी की बुक्स निकालो, उनमें ये सारी चीजें मिल जाएंगी अपने को।
ठीक है। तो और नहीं भी मिले तो उनको ढूंढने का प्रयास किया करो कि भाई भूख लगती क्यों, क्या कारण हो सकता है उस भूख लगने के कारण। ठीक, तो दूसरा जो प्रेरक आता है हमारा, फिर हम बात करते हैं प्यास के बारे में कि हमें प्यास लगती क्यों है। ठीक है, कि प्यास के लिए एक सिद्धांत था, एक व्यक्ति था एपिस्टिन। इस एपिस्टिन नामक ने व्यक्ति ने एक डबल डिप्लेशन का सिद्धांत दिया था, डबल डिप्लेशन का सिद्धांत। ठीक है, या फिर मैं कहूं इसे कहते हैं प्यास का सिद्धांत। क्या कहते हैं? प्यास का सिद्धांत। देखो कई बार तीव्र पसीना आता है बॉडी में तो हमें क्या लगने लगती है? प्यास लगने लगती है। या देखो मैं काफी देर से 1 डेढ़ 2 घंटे 3 घंटे ऐसे बोलने लगता हूँ, आध घंटे 15-20 मिनट, तो इसका मतलब मेरी बॉडी से भी क्या है, जैसे पसीना निकल रहा है और मेरा गला सूखता हुआ जा रहा है, तो गला सूखने के कारण भी क्या लगती है, अपने को प्यास लगती है। पर लेकिन उसका कहीं ना कहीं ये फैक्चुअल एक रीजन भी निकलता है कि भाई ये प्यास लग क्यों रही है, ऐसा क्या चीज है उसके कारण हमें प्यास लगती है। कि हमारी बॉडी में देखो एक क्या होता है, साल्ट, और बॉडी में क्या होता है, वाटर। ये दोनों चीजें, साल्ट भी होता है और एक वाटर भी होता है। ठीक, अब इन दोनों की क्या होता है, रेशो, इनका रेशो की बात करें हम। ठीक, तो इनका जो रेशो होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इनका रेशो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इनका रेशो इक्वल करने के लिए, ठीक, तो कई बार क्या होता है कि जैसे शरीर में नमक की मात्रा ज्यादा हो गई, शरीर में नमक की मात्रा क्या है, ज्यादा है, और बॉडी में किसमें पानी की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई, तो 100% आपको क्या लगेगी, प्यास लगेगी। ठीक है, और यदि पानी की मात्रा ज्यादा है और किसकी, नमक की मात्रा कम है, तो ये क्या हो जाएगा, हमको तब भी क्या लगेगी, प्यास लगेगी। तो इनका जो रेशो है, एक तरीके से आप गौर से फरमाना, कभी आप नमकीन खाते हो और नमकीन खाते 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 एकदम आपको क्या लगने लगती है, फिर बाद में अपन प्यास लगती है। ठीक, तो ऐसा क्या कारण है कि कोई ना कोई चीज, अब नमकीन में क्या होता है, नमक की मात्रा ज्यादा होती है, अगर नमक आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा पहुंच रहा है तो उधर पानी तो कम रह गया। तो उस रेशो को बनाने के लिए, ठीक है, तो हमारी ये दोनों चीजें, तो हमें मस्तिष्क में क्या पहुंचता है, एक संदेश मिलता है, और वो मस्तिष्क एक चीज का संदेश देता है, उसके कारण हमारा गला क्या होता है, सूखने लगता है, और गला सूख जाएगा तो 100% क्या लगेगी, हमें प्यास लगेगी। ठीक है, तो उसके कारण क्या लगती है, हमें प्यास लगती है। तो इसका फैक्चुअल जो रीजन माना जाता है वो किसके कारण, साल्ट और वाटर दोनों के रेशो का जो मिश्रण है वो क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। यदि एक का भी कम हो गया तो 100% हमें क्या लगने लगती है, प्यास लगने लगती है। ठीक है, और इस प्यास के सिद्धांत के अंदर प्यास की 2 शारीरिक क्रियाएं बताई हैं। क्या बताई हैं, प्यास की 2 शारीरिक क्रियाओं का परिलाभ है। प्यास जो है क्या है, 2 शारीरिक क्रियाओं का परिलाभ। ठीक है, एक तो होता है पानी की कमी हो जाना, पानी की कमी हो जाना, जिसे कहा जाता है सेल्यूलर डिहाइड्रेशन। क्या कहा जाता है, सेल्यूलर डिहाइड्रेशन। ये बीमारी देखना कोई बहुत भारी करम, एक एक्टर का नाम बताता हूं मैं, आपने देखा हो कि विनोद खन्ना नाम का एक्टर है, अपनी फिल्मों में अभिनेता बहुत अच्छे रहे हैं। ठीक है, सलमान खान की अभी मूवी, या इसे देखना आप, दिलवाले मूवी आई थी अभी, किसकी, शाहरुख खान की। उस शाहरुख खान की मूवी में, दिलवाले मूवी में, शाहरुख खान का जो फादर रहता है वो कौन रहता है, विनोद खन्ना रहता है। विनोद खन्ना की बॉडी देखिए आपको, एकदम ऐसी बहुत तंदुरुस्त मिली है उसमें। ठीक, पर लेकिन उसके 2 या 3 महीने बाद, 4 महीने बाद उसको एक बीमारी होती है, और वो बीमारी का नाम था सेल्यूलर डिहाइड्रेशन। उनकी बॉडी में किस चीज की कमी हो गई, पानी की कमी होने के कारण उन्हें क्या लगती थी, प्यास ज्यादा लगती थी, और उनका शरीर एकदम ऐसा सूखा सा हो गया कि जो चेहरा उनका लोग जानते थे वो चेहरा देखने में समझ में ही नहीं आ रहा था।
एक तरीके से बॉडी में जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो धीरे धीरे हमारा शरीर क्या होने लगता है, सूखने लगता है। तो उसे जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, सेलुलर डिहाइड्रेशन। तो पानी की कमी बॉडी में हो जाएगी तो हमें क्या लगने लगेगी, प्यास ज्यादा लगने लगेगी। या दूसरा एक रीजन आता है इसी का ही, शरीर में रक्त की मात्रा कम होना, शरीर में रक्त की मात्रा कम होना। ठीक है, तो शरीर में जब रक्त की मात्रा कम हो जाती है तो एक बीमारी हो जाती है, हाइपोवोलेमिया। कौन सी, हाइपोवोलेमिया। यदि बॉडी में ब्लड नहीं है किसी प्रकार का, यानी ब्लड कहीं से बन नहीं पा रहा है, हम कई बार डॉक्टर पास जाते करते रहे, सर ब्लड नहीं बन पा रहा है, तो कहीं टैबलेट भी देता है, कहीं से ब्लड भी चढ़वाते हैं हम, ठीक है, तो उसके कारण जो बीमारी यानी ब्लड नहीं है तो उसके कारण क्या हो जाता है, व्यक्ति हाइपोवोलेमिया, और इसमें भी व्यक्ति का शरीर क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो ये जो प्यास नाम का दूसरा प्रेरक था वो किसने, जैसे इपिस्टिन ने एक सिद्धांत दिया, डबल डिप्लेशन का सिद्धांत, जिसे क्या कहते हैं, प्यास का सिद्धांत। और मैंने एक चीज बताई, जो प्यास लगती है वो क्या लगती है, साल्ट और वाटर का जो रेशो है उनमें किसी प्रकार का अंतर निकल जाए, यानी एक कम एक ज्यादा, एक ज्यादा एक कम हो जाए, तो हमें क्या लगने लगती है, प्यास लगने लगती है। और इस प्यास के सिद्धांत का जो रीजन बताया है, क्या बताया है कि शरीर में पानी कमी होने से कौन सा, सेल्यूलर डिहाइड्रेशन की बीमारी ग्रसित से हो जाता है व्यक्ति, और शरीर में रक्त की मात्रा कम हो जाती है तो क्या हो जाती है, हाइपोवोलेमिया प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 3, काम। ठीक है, काम के बारे में क्या बताया मैंने, सबसे कम जरूरी आवश्यकता है, क्या है, सबसे कम जरूरी आवश्यकता, इसको ध्यान रखना, कम जरूरी आवश्यकता। और इसको हम आगे भी पढ़ेंगे व्यक्तित्व के अंतर्गत, या फ्राइड का मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत है जिसके अंतर्गत इसकी व्याख्या है। तो काम तो जो इसकी व्याख्या किसने की थी, इसकी व्याख्या सिगमंड फ्राइड। तो सबसे कम आवश्यक प्रेरक या आवश्यकता जो मानी जाती है कौन सी मानी जाती है, काम मानी जाती है, जो भी किन के अंतर्गत, अनिवार्य आवश्यकताओं के अंतर्गत। तीसरा जो आता है अपना चौथा, नींद। ठीक है, कई बार दिमाग लगाओ कि आपको नींद आती क्यों, इसका क्या कारण हो सकता है कि हमें नींद आती है। ठीक है, एक तो नींद होती है तीव्र आंख गतिक नींद, तीव्र आंख गतिक ठीक है, जिसे कहते हैं हम रैपिड आई मूवमेंट। क्या कहा जाता है इसे, रैपिड आई मूवमेंट। इसमें के अंतर्गत क्या होता है कि जैसे माना कि आप टीवी देख रहे हो, टीवी देखते देखते आपको कई बार देखना, कोई टीवी में माना कि पिक्चर आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा किसी प्रकार, और धीरे धीरे हमें क्या आने लग रही है, नींद आने लग रही है। ठीक है, तो आप उस चीज को देखते रहते हो पर लेकिन हमें क्या आती है, नींद आती है। तो वो चीज जो कहलाती है वो क्या कहलाती है, तीव्र आंख गतिक नींद, यानी रैपिड आई मूवमेंट, जिसको शॉर्ट में हम REM भी कह सकते हैं, रैम, यानी रैम स्लीप। तो कोई पूछे कि रैम स्लीप किससे संबंधित है, तीव्र आंख गतिक के अंतर्गत। ठीक है, तो यानी एक उदाहरण एग्जांपल मैंने दे दिया, जैसे आप बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, बुक पढ़ने में कई बार कहते हैं पढ़ ले बेटा रात को, ठीक है, और हम पढ़ने बैठते हैं तो कई देर अब मन से तो हम पढ़ नहीं रहे, पर उस बुक को देखते 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 हमें क्या आ जाती है, नींद आ जाती है। तो नींद कहलाती है वो अपनी कौन सी कहलाती है, रैम स्लीप कहलाती है। कौन सी नींद कहलाएगी, वो रैम स्लीप, जिसे यानी क्या कहेंगे आपको, तीव्र आंख गतिक नींद, यानी आपको बहुत तीव्रता से क्या आ रही है, नींद आ रही है। ठीक, नंबर 2 जो होती है अतीव्र आंख गतिक नींद। अतीव्र आंख गतिक नींद, ठीक है, ये जो नींद होती है
ये कौन सी होती है? नॉन रैपिड आई मूवमेंट, नॉन रैपिड आई मूवमेंट, यानी ये बहुत ही गहरी नींद होती है। देखो इसके अंदर आपको सपने आने लगेंगे, यानी एक बहुत आप स्वप्न की दुनिया में खो जाओगे, पर लेकिन जब तीव्र गतिक नींद होती है, यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट होता है, या फिर मैं कहूं इसको नॉन रैम स्लीप, ठीक है, तो ये हो गई। तो इसके अंदर दो तीन चीजें होती है, यानी व्यक्ति के अंदर क्या नहीं होती? संवेदना नहीं होती है। क्या चीज नहीं होती है? संवेदना नहीं होती है, यानी किसी प्रकार की व्यक्ति संवेदना प्रकट नहीं करता है, यानी उसे कोई होश नहीं रहता है, इतनी गहरी नींद में रहता है। और देखना है इस तरह से बॉडी में क्या होने लगता है? वेट बढ़ने लगता है, और जब वेट बढ़ने लगता है और हमारी श्वसन जो है एक तरीके से, जैसे व्यक्ति खर्राटे मारना होता है ना, तो व्यक्ति जो खर्राटे मार रहा है तो 100% वो किस में? बहुत ही गहरी नींद में, ठीक। और हृदय गति है वो हमारी बहुत तीव्र गति से चलने लगती है, यानी हृदय जो है वो बहुत तीव्र गति से क्या होने लगता है? बहुत ज्यादा होने लगता है। और रक्तचाप जो गति भी है अपनी, वो भी क्या होने जाने लगती है? बढ़ने लगती है। किसके अंतर्गत? ध्यान रखना, तीव्र आंख गतिक नींद के अंतर्गत। इसके अंतर्गत और कुछ नहीं है। तीव्र आंख गतिक नींद आ गई, आप माना कि किताब देखते देखते आपको पढ़ने सो गए, आप माना कि दिन भर पढ़ रहे हो और पढ़ते पढ़ते एक थकान हो गई, थकान से हो गई नींद, तो 100% 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद में आप देखना आपको उसी किताब के स्वप्न आने लग जाएंगे। ऐसा लगने लगेगा अरे मेरी तो एग्जाम आ गई, एग्जाम देने गए वहाँ सेंटर पे पहुंचे नहीं, या पेन नहीं रहा, काफी लोगों से पूछा पेन नहीं है, तो यानी उस समय आप ये समझो लगता है ऐसा है कि वो सारी चीजें कैसी हो रही हैं हकीकत में, पर लेकिन हकीकत में नहीं हो रही। वो उस समय जो आप नींद ले रहे हो वो कौन सी नींद ले रहे हो? रैम स्लीप ले रहे हो। इसका मतलब तीव्र आंख गतिक नींद तो है, पर लेकिन आप किसकी दुनिया में खोए हो? इन स्वप्नों की दुनिया में खोए हुए हो, ठीक है। और तीव्र आंख गतिक की नींद के अंतर्गत इसमें सपने कम, इसमें बहुत गहरी नींद आती है व्यक्ति को। और क्या होता है? हृदय गति भी क्या तीव्र गति से चलने लगती है, श्वसन भी खर्राटे मारने लगता है व्यक्ति, और संवेदना नहीं होती है, और उचित क्या होता है? रक्तचाप होने लगता है बहुत तीव्र गति से। तो ये हुआ अपना तीसरा, जो चौथा जो था नींद, कि नींद जो प्रेरक है वो हमारा क्या हो गया? अनिवार्य प्रेरक गया। तो बात समझ में आई कि नींद हमें क्यों आती है, क्या कारण है, ठीक है। तो वैसे तो रीजन एक हो गया कि जैसे नित्य कर्म है अपना, रोजाना शाम को अपने खाना खाया तो 2 घंटे, आप दिन में सो लोगे तो 100% रात को आपको नींद क्या आएगी? लेट आएगी, ठीक है। दिन में नहीं सोए, थकान हो गई, तो बॉडी हमारी जब थक जाती है तो उस बॉडी को रिलैक्सेशन देने के लिए हम क्या करते हैं? नींद लेते हैं, इसलिए हमें क्या आती है? नींद आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 5, मलमूत्र त्याग। ठीक है, अब ये सीधी सी बात है, यदि आप ज्यादा मात्रा में क्या पी लिया आपने? दिन भर पानी पिया, तो बॉडी हमारी जो एक तरीके से, मैंने कहा नमक और पानी, ठीक है। अब ये दोनों चीजें जब इनकी अत्यधिक मात्रा हो गई तो उस रेशो को कम करने की, इक्वलिटी में लेने के लिए हमारे क्या निकलता है? टॉयलेट आता है, मलमूत्र त्याग किया जाता है, ठीक। तो इसको एक चीज है, सिगमंड फ्राइड ने एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, सिगमंड फ्राइड ने इस जो मलमूत्र त्याग प्रेरक को क्या माना है? आचरण निर्माण में माना गया है। किस में माना गया है? आचरण निर्माण के अंतर्गत। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो मलमूत्र त्याग है वो आचरण निर्माण में क्या माना गया है? बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि सिगमंड फ्राइड के अनुसार आचरण निर्माण में कौन सी अनिवार्य आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है, तो कौन सी हो गई? मलमूत्र त्याग हो गई। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो बात समझ में आई कि हमारी जो अनिवार्य आवश्यकता है कि हमें भूख, प्यास, नींद, काम, ठीक है, मलमूत्र त्याग, इनके कारण क्या है? ये हमें क्या हो गई? अनिवार्य आवश्यकता हो गई जीवन की, इन्हें त्याग करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, जो यानी स्वयं अपने आप में सतत रूप से जारी रहती है, ठीक है। हमारे शरीर को इन चीजों की जब आवश्यकता होगी, इन प्राथमिक प्रेरकों की, तो अपने आप स्वतः ही क्या हो जाएंगे? हम इनका त्याग करेंगे, ठीक है। और इसी कारण हमें क्या लगती है? भूख लगती है, काम की इच्छा होती है, ठीक है, मलमूत्र त्याग करते हैं हम, ठीक है, नींद आती है, तो ये सारी क्रियाएं होती हैं, ठीक।
तो ये था अपना पहला प्राथमिक प्रेरक। और द्वितीयक प्रेरक के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और इसमें किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम हुई हो, किसी प्रकार कोई समस्या आ रही हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दें। धन्यवाद।